हेलो। आज की हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो शांतिपूर्वक बैठकर हमारे लेक्चर को सुनिए, क्योंकि आज का टॉपिक जो है बड़ा ही रोचक होने वाला है। रोचक का मतलब है आज ज़्यादा हम डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, सिर्फ आज थ्योरी ही करवाएंगे। तो गेस करिए कि चैप्टर का नाम क्या होगा, है ना। चैप्टर का नाम क्या होगा? चैप्टर हमारा जो है बदलने वाला है। अभी तक हमने क्या देख रहा था? 1 डायमेंशन मोशन, फिर देखा हमने 2 डायमेंशन मोशन, है ना, मोशन इन प्लेन। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम कैसे, गति के कौन कौन से नियम होते हैं, न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशंस कैसे दिया था, गति के समीकरणों की स्थापना जो किए थे पिछले बार उसको हमने देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। आज हम न्यूटन की गति के नियम भी देखेंगे। तो इन सब धारणाओं को, इन सब चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एक टॉपिक है जो आपने छोटे से छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। एक टॉपिक जिसका नाम है बल, विच नेम? बल, जिसको हम बोलते हैं फोर्स। अब इसको इतना लिखवाना तो उचित नहीं होगा, कोशिश करेंगे हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिए और लास्ट तक वीडियो को बिना किसी बात को, मन को इधर उधर किए लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो बल, तो देखिए चैप्टर, ये बल जो है आप शुरू से समझते आए हैं, लेकिन यदि बोला जाए कि बल के बारे में एक शॉर्ट नोट लिए तो थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे। लिखने को लिख भी लेंगे, लेकिन टॉपिक बेस पर, उस टॉपिक पर, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आना चाहिए वो अपने को समझ। दूसरा हम टॉपिक देखेंगे इनर्शिया, जड़त्व। क्या देखेंगे? जड़त्व, इनर्शिया। मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम देखते हैं बल का। तो बल का डेफिनेशन क्या करेंगे? बल लगा रहे हम, मैंने मान लो कोई संदूक है, कोई पेटी है, कोई भी चीज़ XYZ हो, तो उसको अपने जगह से हटाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। या फिर हम खींचेंगे, या तो हम पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो बल वह धक्का बोलने से नॉर्मल वर्ड में, बल वह धक्का खिंचाव है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से, रेस्ट फॉर्म से मोशन फॉर्म में ले आती है। क्या लिखोगे? बल वह धक्का है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गंत्यावस्था में या गति की दिशा में वस्तु के आकार या आकृति में भी परिवर्तन कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आया है आकार, है ना, शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। साइज, आकार या आकृति, शेप एंड साइज में भी चेंजेस ला लेता है। तो क्या लिखे हुए आप डेफिनेशन? बल व खिंचाव है या धक्का है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से या गंत्यावस्था में या गति की दिशा में वस्तु के आकार या आकृति में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जैसे दीवार है, मैं इसमें इसको हटाने की कोशिश करूंगा तो हटेगा नहीं, लेकिन मैंने बल लगाया, प्रयास तो किया। द फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। क्या लिखोगे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और एजेंसी विच प्रोड्यूस a change or tends to produce a change either in the state of body or in the direction of motion or in the shape or size of the body, ठीक है। आकार या आकृति में क्या करता है? परिवर्तन लाने की, क्या करता है? परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्लियर? इधर क्लियर हुआ आप लोगों को? मान लो कोई वस्तु है, उसको चलाने के लिए, मान लो कोई वस्तु है उसको चलाने के लिए, या कोई वस्तु चल रही है
उसको रोकने के लिए। किसी वस्तु को चलाने से, चलने को रोकने के, है ना। मान लो कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोकना है। कोई वस्तु चलाने के लिए, कोई वस्तु तेज गति से जा रही है, हमको जैसे झूला में हाथ झूला वाला गोल गोल देखेंगे, जब तेज चलाने के लिए हाथ से घुमाते हैं ना, आजकल तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से हो गई है। पहले के ज़माने में जो चरखा, जो गोल गोल घूला बच्चे होते थे, उसको चलाने के लिए बल्ब लगाते थे। और जब उतारना होता था, 5 मिनट 10 मिनट आपका टाइम हो गया, उतारने के लिए क्या करते थे, फिर बल्ब का लगाते थे। माने कि चलाने के लिए, रोकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, तेज करने के लिए, किसी वस्तु के शेप और साइज चेंजेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, जो है ना, हमको जो है क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रयास को, एफर्ट को हम क्या करते हैं, फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट है, कई बार हम देखते हैं कि वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल तो लगाते हैं, बट उसकी कंडीशन और स्टेटस में कोई चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने ही बताया, दीवार में हटाने के लिए। तो जो फोर्स है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। बल के कुछ प्रभाव होते हैं। तो बल तो हम लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसमें बल लगा रहा हूँ, यदि मैं एक मुक्का मार दूँ तो क्या होगा। ठीक है, कोई वस्तु खड़ी है उस पर धक्का लगा दूँ, कोई चल रही है उसको खींच दूँ, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे नॉर्मल। तो बल का इफ़ेक्ट, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं, जनरली द फॉलोइंग। मैं जो लिखवाऊंगा लिख लीजिए, या आप लोग समझना है तो अपने मन में समझ के उसको उतार देते हैं। क्या लिखेंगे, जनरली द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। नंबर 1, बल क्या करता है, विरामावस्थी की वस्तु को गंत्यावस्था में लाता है। जो बॉडी रेस्ट फॉर्म है उसको मोशन फॉर्म में ला देता है। फोर्स प्रोड्यूस, क्या लिखोगे, फोर्स प्रोड्यूस, और टेंड्स टू प्रोड्यूस, क्या लिखोगे, फोर्स प्रोड्यूस, ठीक है, टू टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट फॉर्म या गति फॉर्म। अब इसका आप लोगों को कैसे करेंगे, कोई भी वस्तु है ना, मान लो हम फुटबॉल मैच में खड़े हैं, किक मारना है, तो ये बॉल है, हम एक किक लगाते हैं, बॉल क्या हो जाती है, मोशन फॉर्म होती है। मोशन फॉर्म होती है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग डेली लाइफ में देते होंगे। ठीक है, और जैसे अपन कभी कभी आप लोग नाव में बैठे होंगे, नाव में भी हम क्या करते हैं, बैठते हैं, उसके बाद जो पतवार होता है, पतवार से जो नाविक होता है वो नाव को खींचता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि कोई गाड़ी है, बच्चे लोग गाड़ी लगाते हैं, उसमें धागा बांधते हैं, खींचते हैं, तो रेस्ट फॉर्म से मोशन फॉर्म। जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल होता है, तो गाड़ी रेस्ट फॉर्म से मोशन फॉर्म, तो उसमें भी फोर्स लग रहा है। हटे कि मसल फोर्स नहीं है, फोर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसको हम तो डिटेल देखेंगे। तो कॉमन सेंस है कि बल जो है किसी भी वस्तु के रेस्ट फॉर्म से मोशन फॉर्म में ला देती है। ठीक, नंबर 2 क्या लिखोगे, बल गंत्यावस्था में, बल गंत्यावस्था में भी परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। फोर्स प्रोड्यूस, क्या करेंगे, फिर से वही चीजेंगे, फोर्स प्रोड्यूस, क्या लिखोगे, फोर्स प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस और चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, है ना। ये क्या करता है, गंत्यावस्था में भी परिवर्तन कर देता है। क्या लिखोगे, उधर लिखे, गंत्यावस्था में भी परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी स्पीड चला रहे हैं, कहीं भीड़ होती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कम करते हैं, एक्सेलेटर, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है हम ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी में एक्सेलेरेटेड प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और गाड़ी कुछ देर जाके रुक जाती है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, चलते हुए गाड़ी को रोक देते हैं। मान लो कोई खिलौना है तो बच्चे खेल रहे हैं, चल रही खिलौना को, फिर उसको रोकना हो तो रोक लेते हैं।
ये सब चीज़ें हैं जो किसी बॉडी को रेस्ट फॉर्म से क्या करती है, मोशन फॉर्म में मोशन फॉर्म से रेस्ट फॉर्म में ला जाते हैं। और दूसरा होता है बल, जो है डायरेक्शन चेंज करता है। बल गति की दिशा को भी बदल देता है, डायरेक्शन। अब हम ऐसे जा रहे हैं, ये हम ऐसे करते हैं। मान लो जैसे हम देखें किसी बर्तन में कोई गैस भरी होती है और क्या करती है, मोशन करती है अलग अलग डायरेक्शन में। किसी डायरेक्शन में उसका पार्टिकुलर वेलोसिटी 0 होती है ना, जैसे डायरेक्शन चेंज होता है, उसी प्रकार मान लो किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं तो बल लगा के उसका डायरेक्शन को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, बल जो है गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। फोर्स चेंज और टेंड्स टू चेंज, क्या लिखोगे, फोर्स चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बल का कहता है किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर परिवर्तन करता है। तो एक कॉमन एग्जांपल अपन देखते हैं कि एक पत्थर लेंगे, सर्कुलर मोशन में हर बार डायरेक्शन चेंज होता है। ये सर्कुलर मोशन जब करता है कोई ऑब्जेक्ट ना, तो उसका हर बार डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स। मान लो एक पत्थर लेंगे हम, और पत्थर को यहाँ हम खड़े हो गए हैं और इस पत्थर को एक धागे से बांध कर हम गोल 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 घुमा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, लगातार चेंज होता है ना। तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के। या फिर हम साइकिल में जा रहते हैं, कहीं मोड़ आता है तो हम हैंडल को घुमा लेते हैं, गाड़ी घुमा लेते हैं। तो ऐसा करने से हमको कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, चेंज करने का प्रयास करता है हम। अब अगला टॉपिक है हमारा 4th नंबर, जैसे मैं लिखा था शेप एंड साइज, कि बल जो है किसी भी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। तो फोर्स चेंज क्या करता है, फोर्स चेंज और टेंड्स, चेंज माने परिवर्तन, टेंड्स माने प्रयास। फोर्स चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, तो आप लोग इसको देख लेंगे। तो ये हुआ हमारा कुछ कॉमन चीज फोर्स के बारे में। थोड़ा खांसी आ रही थी, हम इधर आ गए हैं। अब हम देखेंगे हम इनर्शिया। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे क्लास 9th में भी हम पढ़ाए हैं और वही चीज़ आप लोग को 11th में पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जो भी तो 9th के बच्चे हैं वो अच्छे से क्लियर करिए अपने टॉपिक को, नहीं तो आगे चल के क्या होती है, बड़ी सी दिक्कतें हो जाती है ना। चलिए, जड़त्व, अगला टॉपिक देखेंगे हम, जड़त्व। कोई भी वस्तु, जैसे मैंने ये डस्टर है, ये डस्टर को मैंने यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दिया, किसी मेज पर रख दिया। ये मान लो ये मैंने डस्टर रख दिया, ठीक है। 2 घंटे बाद आऊँगा, देखूँगा तो डस्टर अपनी जगह पे है। फिर 4 घंटे बाद आऊँगा तो डस्टर तो अपनी जगह पे है। दूसरे दिन आऊँगा, डस्टर वही है। कि कोई भी वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति को, कोई वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति को चेंज कर सकती है ना। परिवर्तन करने में क्या होती, असमर्थ होती है कि नहीं। चलिए लीजिए, ए बुक, जैसे आप लिख दिए, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ए चेयर लाई इन द फ्लोर, बहुत सारे विल कंटिन्यू टू बी देयर until a person shifts them from their place by applying a force. These objects are unable to change their position on their own, ठीक है। मान लो कोई बॉल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से हमने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल क्या करेगी, लुढ़कना चालू करेगी।
और जब तक लुढ़केगी तब तक वो, अब मान लो ऐसे फर्श में जा रही है तो ये यहाँ पर तो लुढ़केगी वो, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब मान लो ये प्लेन सरफेस पर आ जाएगी तो कुछ समय बाद रुकेगी वो, लेकिन कुछ समय बाद क्यों रुकेगी? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन, ये जो होता है फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन में क्या होता है, जिग जैग सरफेस होता है ना, तो ये क्या होता है, बॉल यहाँ आके फंस जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए तो ये क्या होगी, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, चलते ही रहेगी। इसी को बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व बोलते हैं ना, फर्श पर जो गेंद में से बताया लुढ़कती है कुछ दूरी पर रुक जाती है, क्योंकि फर्श और जो गेंद है उसके बीच एक बल कार्य करता है, उसको हम घर्षण बल करते हैं, है ना। कुछ देर बाद क्यों रुक जाती है, घर्षण बल, क्योंकि ये गेंद है इसका सरफेस और ये फर्श है इसका सरफेस, इन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स एक्टिव रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इस घर्षण बल के कारण क्या होता है, वस्तु कुछ दूरी तक जाके रोक देती है, क्योंकि ये गति का विरोध करता है। यदि हम क्या करें कि इनके बीच को फ्रिक्शंस को कम कर दें, वैसे तो घर्षण को कम करना इम्पॉसिबल है, यदि हम गेंद और सरफेस पृथ्वी के सरफेस घर्षण को कम कर दिए जाए तो गेंद क्या करेगी, स्वतः ही काफ़ी घंटे तक या एक समान वेग से फर्श पर क्या करते हैं, लुढ़कती रहेगी। तो एक समान वेग से गति करती हुई गेंद अपने वेग को परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है। जो गेंद, देखिए तो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले तो अपने ऑन वर्ड्स में लिख लेंगे। यदि फर्श और गेंद के सरफेस के बीच घर्षण को हम कम कर दें तो ये एक समान वेग से क्या करेगी, गति करते ही रहेगी। मतलब यह अपनी गति को, है ना, गति को रोकने में स्वतः ही असमर्थ है। यही एक जड़त्व की माप है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य नहीं होता। गेंद क्यों रुकी, क्योंकि गेंद के बीच एक बल कार्य किया, घर्षण बल, नहीं तो गेंद एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करती है, मोशन करती रहती है। यदि कोई वस्तु चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उनके बीच कोई बल कार्य नहीं किया। ठीक है, कोई वस्तु अपने भार के कारण है, उसको हम आगे देखेंगे कि द्रव्यमान के कारण, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे, जड़त्व के कारण, जैसे भार के कारण, द्रव्यमान के कारण उसको जड़ता का गुण, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में देखेंगे। जैसे ट्रक और कार, ट्रक का वेग, ट्रक का भार ज़्यादा है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और कार का भार कम है तो उसका जड़त्व कम है। तो जड़त्व की माप हम उसके द्रव्यमान से सीधी तौर पर कर सकते हैं ना। तो ये हो गया। तो क्या लिखोगे, किसी वस्तु में, डेफिनेशन लिखो, किसी भी वस्तु में अंतर्निहित, क्या लिखोगे डेफिनेशन इसका, किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण, अंतर्निहित मन उसमें, किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह, किसी भी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था, रेस्ट फॉर्म अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसको हम जड़त्व करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it is not able to change its state of motion or of rest on its own is known as inertia। ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब है कि वस्तु के अंदर अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण स्वतः अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने का क्या करता है, असमर्थ होता है, तो उसको हम जड़त्व बोलते हैं। मान लो कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, ठीक है, तो उसके वेग से, मान लो कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तब उस वस्तु के वेग को यूनिफॉर्म कंटिन्यू करने के लिए या एक समान बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, हो कि नहीं। मान लो कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है
तो उसके वेग को एक समान बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखोगे? नो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली along a straight line on a perfectly smooth surface। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्मूथ सरफेस पर चल रही है तो उसके लिए हमको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, अब ये हुई बात हमारी जड़त्व की। अब मेजरमेंट ऑफ फोर्स है ना। अब एक देखिए, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसकी यह मान्यता थी यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही तो उसके वेग को एक समान बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है ना। यदि कोई, गैलीलियो ने क्या कहा था, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु के एक समान वेग बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो ने। क्या किया? गैलीलियो का स्टेटमेंट आप बताइए। हाँ, इधर आ रहे हैं। क्या बोला थे? चलो एक बार फुट सुन लो। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसके वेग को एक समान बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है ना। ये किसकी मान्यता थी? गैलीलियो की। क्या मान्यता थी? According to Galileo, the body at rest will remain at rest unless an external force is applied on it, and the body moving with uniform velocity will continue move with the same velocity unless on external force is applied. This is called Galileo's law of inertia, है ना। गैलीलियो जो वस्तु स्थिर है ना, मैंने गैलीलियो ने पहले क्या कहा था कि इसकी यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसके वेग को एक समान बनाए रखने के लिए कोई बल की आवश्यकता होती है। परंतु गैलीलियो ने अपना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और बोला पहले क्या था, एक बल की आवश्यकता होती है एक समान, लेकिन कोई बल की आवश्यकता नहीं होती। बाद में बोला अपना गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाया यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु को उसी वेग से चलाने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद गैलीलियो ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्या बताया? यदि कोई वस्तु स्थिर है तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई बाहर बल नहीं आए। वस्तु एक समान चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहर नहीं आए, है ना। यदि कोई बॉडी रेस्ट फॉर्म में है, ये गैलीलियो का मत है ना, यदि कोई बॉडी रेस्ट फॉर्म में है तो तब तक रेस्ट फॉर्म में रहेगी जब तक कोई इस पर फोर्स ना लगाया जाए। यदि कोई बॉडी किस फॉर्म में है? मूविंग फॉर्म में है, मोशन फॉर्म में है, तो तब तक मूविंग करते रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया। पहले जब गैलीलियो का था कि इस पर कोई बल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लगाया कि ये दोनों ही कंडीशन में अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए या फिर रेस्ट फॉर्म हो या फिर मोशन फॉर्म हो, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन इनर्शिया। अब जड़त्व की माप, मेजरमेंट, मैंने बताया था किसी वस्तु की जड़त्व की माप किससे करते हैं? उसके द्रव्यमान से। ठीक है, मान लो कि ट्रक है और एक कार है। ठीक, तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही उसको हटाने के लिए, उसको गतिमय अवस्था में लाने के लिए उतना ही हमको बल की आवश्यकता होगी और उतना ही उसका जड़त्व अधिक होगा। यहाँ देख रहे हैं ये क्या ट्रक है, ट्रक का द्रव्यमान ये कार से बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट होगा इसको मोशन फॉर्म लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट फॉर्म में लाने के लिए।
तो इसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, कार से। ठीक है, तो ये हम क्या क्या कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले उसको मास को हम देखना पड़ेगा। तो जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से करते हैं। द इनर्शिया क्या लिखोगे, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स मास। क्या लिखोगे, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मास। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होगा। द बॉडी है ना, द बॉडी हैविंग मोर मास विल हैव मोर इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। ओके, तो जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, जड़त्व के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे। आज हम इसी को देखेंगे और आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। कल थोड़ा हम डिटेल्स करेंगे क्योंकि मेरी एक दूसरी क्लास मैथ्स की है। अभी मैथ्स की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं क्लास है, किसी दिन मैथ्स की वीडियो हम चालू करेंगे। एक दिन में मेरी एक ही वीडियो बन पाती है, कोशिश करेंगे कि समय मिलने पर वीडियो बनाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। इसका एग्जाम्पल भी आप देखे होंगे। पहला होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा क्या होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया। जैसे गैलीलियो ने कहा था ना, यदि कोई वस्तु चल रही है तब तक चलती रहेगी जब तक कोई उस पर बल न जगाया जाए। तो ये हो गया मोशन ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यदि कोई वस्तु रेस्ट फॉर्म में है तब तक रेस्ट फॉर्म में होगी जब तक इसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो क्या लिखोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और क्या लिखो, अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है, या दूसरा वर्ड में लिख सकते हो, इट इज टेंडेंसी, मतलब प्रवृत्ति, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। किसी वस्तु की इस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह विरामावस्था में रहना चाहती है, रेस्ट फॉर्म ही रहना चाहती है, उसको हम क्या करते हैं, जड़त्व ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कोई बस, इसका एग्जांपल हो देते हैं। मान लो कोई बस चल रही है, बस में आप बैठे हो, आप आज की क्लास थोड़ी जल्दी फिनिश करेंगे, थोड़ा सा काम है हमको। जैसा भी बस बन गया है नया, आप इसमें, ये सीटिंग अरेंजमेंट है, आप इसमें बैठे हैं। ठीक है, सडनली बस चल जाती है। ठीक है, तो आप कहाँ आगे झुकेंगे कि पीछे झुकेंगे। आपने एहसास किया होगा कि जब बस एकाएक चल जाती है, बस आगे गई तो आप ऐसे पीछे हो जाते हैं, बस आगे गई तो आप पीछे। ऐसा क्यों होता है कि जब बस चल रही नहीं होती है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं, जब बस ऐसे आगे चलती है तो आप पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। ये बस आगे गई, आप पीछे की ओर। जब बस चलती है तो आपका ये लोअर पार्ट है, ये हरकत में आ जाता है, क्या हो जाता है, मोशन फॉर्म में आता है। जब बस चलती है ना तो आपका नीचे का पार्ट है जो कि बस के साथ कांटेक्ट में है, सडनली आगे बढ़ के मोशन फॉर्म में आता है।
बट आपका लो अपर पार्ट, ये अपर पार्ट जो होता है ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के गुण के, विरामावस्था के जड़त्व गुण, ये क्या करता है, रेस्ट ही रहना चाहता है। तो ये आगे बढ़ गया तो आप जो है पीछे की ओर क्या झुक जाते हैं, झुक जाते हैं ना, किस लिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण, ये जड़त्व के कारण ये क्या है, स्थिर रहना चाहता है, लेकिन ये आगे चल जाता है तो ये पीछे की ओर अब आपको क्या होता है, खिंचाव लगता है। ठीक है, देखिए आप ठंड में कंबल ओढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल, कंबल ओढ़ते हैं तो उसमें गंदा हो जाता है, इसको आप छड़ी से पीटते हैं तो इसका डस्ट पार्टिकल क्या होता है, निकल जाते हैं, है ना। पेड़ को हिलाने पर क्या होता है, पेड़ से लगे फल गिर जाते हैं। जैसे मान लो हम कंबल का एग्जाम्पल लिए, कंबल को हम पीटे तो कंबल के पीटने पर कंबल के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, कंबल जो है मोशन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल, ये किसके, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण, ठीक है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण स्थिर रहना चाहते हैं और वो मोशन फॉर्म में आते हैं, इसलिए कंबल को हम छड़ी से पीटते हैं तो उसके डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कंबल से अलग हो जाते हैं, धूल के जो कण रहते हैं। ओके, जब हम पेड़ में फल लगे होते हैं ना, इसका एग्जाम्पल और है, मान लो इसे फल लगे हुए हैं, ठीक है, तो जब हम पेड़ को हिलाते हैं, अब देखिए दोनों रेस्ट फॉर्म में, सभी रेस्ट फॉर्म में है, टोटल सिस्टम ही रेस्ट फॉर्म में है, लेकिन जैसे हम पेड़ को हिलाते हैं तो पूरा पेड़ क्या होता है, मोशन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फल जो है रेस्ट फॉर्म में रहता है, और ये मोशन फॉर्म में हो जाकर क्या होता है, फल जो है पेड़ से टूटकर अलग गिर जाता है। तो ये हम क्या किए, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का। एक कॉमन एग्जांपल और होता है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल है जो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। एक ग्लास लेंगे, क्या लेंगे, एक ग्लास, ये उस पर कार्डबोर्ड रख देंगे और उस पर एक सिक्का लगा देंगे, ठीक है। यदि कार्डबोर्ड का मतलब कागज पुट्ठा पतला वाला, उसके ऊपर सिक्का रख देंगे और हम तेजी से खींचेंगे, हल्का से झटके से खींचते हैं तो सिक्का क्या होता है, नीचे जाके गिरता है। ये भी क्या है, एग्जाम्पल किसका है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का। ऐसा इस कारण होता है जब ये सिस्टम दोनों रेस्ट फॉर्म में थे, सिक्का और ग्लास, और ये सभी सिस्टम रेस्ट फॉर्म में, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं करता। जैसे हम सिक्के को खींचते हैं, सॉरी ये कागज को, टुकड़े को या फिर गत्ते को खींचते हैं, तो ये जो है किस फॉर्म में आ जाता है, गति अवस्था में आता है, मोशन फॉर्म में आता है। लेकिन ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉर्म में ही रहना चाहता है। ये रेस्ट फॉर्म में है, मान लो ये हटाए हम, है ना, ये क्या, ये चौक है और ये कार्डबोर्ड है, ये जैसे हम खींचते हैं इसको, ये क्या होता है, ये जैसे चाहिए, ये रेस्ट फॉर्म में आता है, सिक्का यहाँ से गिर जाता है, क्योंकि इसको रिएक्शन फोर्स मिलना बंद हो जाता है। यहाँ भी एक्शन रिएक्शन फोर्स को हम देखेंगे बाद में। ये स्थिर रहना चाहता है सिक्का, ये गंत्य अवस्था में आता है और सिक्का ग्लास में गिर जाता है, लेकिन ये फास्टली करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके, है ना। और दूसरा है आपका मोशन ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु गति कर रही है, तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या लिखोगे, चलिए लिखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, क्या लिखोगे, तो बैठ जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज अनेबल टू चेंज
इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ऑन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये दूसरा लिखते हैं, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इन मोशन टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन द बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये सब एग्जांपल है इसका। किसी वस्तु के उस गुण के जिसका कारण स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, सो गति का जड़त्व करते हैं। या किसी वस्तु की इस प्रवृत्ति को जिसके कारण वह सरल रेखा में एक समान गति में ही रहना चाहती है, क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। अब देखो, अब यहाँ पर बात आई कि चलती हुई बस को अचानक रोक देते हैं। जब कोई बस मान लो बिठा दिए फालतू, ये बस है, बस ऐसे ही होता है। ये शीशा हो, मान लो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है। तो अचानक रोक देते हैं, सडनली स्टॉप। ठीक है, तो उसमें आगे जो है आदमी कहाँ आगे मुड़ जाता है, आगे ऐसे झुक जाता है। क्यों होता है ऐसा कि जब बस चल रही होती है तो इसमें बैठा हुआ आदमी भी क्या होता है, गति अवस्था मोशन फॉर्म में। व्हेन जब बस जो है मोशन फॉर्म में होती है, जब बस जो है मोशन फॉर्म में होता है, ठीक है, बस मोशन फॉर्म, तो मेन पर्सन भी मोशन फॉर्म है। ठीक है, वो भी मोशन में। सडनली ब्रेक लगाते हैं तो बस जो है मोशन टू क्या होती है, रेस्ट फॉर्म में आती है ना बस। तो आदमी का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट क्या होता है बस के साथ, ये क्या होता है, रेस्ट फॉर्म में आ जाता है ना। बट अपर पार्ट क्या होता है, ये कंटिन्यू मोशन करना चाहता है। ठीक है, नीचे का भाग जो है अचानक से विरामावस्था में आता है, लेकिन ऊपर का भाग गति की जड़त्व के कारण क्या होता है, एक समान वेग से सरल रेखा में चलना चाहता है। इसलिए आदमी सामने की ओर ऐसे करके जाता है ना, रोकने पर, और चलती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, और भी एग्जाम्पल्स आप लोग ढूंढिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो मान लो जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी एक हम गलती करते हैं, धोखा होता है। मान लो कि ट्रेन चल रही है और हमको उतरना है, ट्रेन थोड़ी सी स्पीड में ही होती है, तो अचानक जब आप ट्रेन से कूदेंगे तो गिर जाएंगे। तो आपको नहीं गिरने से बचने के लिए ट्रेन के डायरेक्शन में कुछ दूरी तक चलना होता है। मान लो ट्रेन है, ट्रेन से आप कूद रहे हो, ये ट्रेन है, ऐसा, ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो मान लो आप यहाँ से कूदे, तो ये तो ट्रेन तो फ्लोली चल रही है ना स्पीड से, और उसमें आप खड़े हो, आप भी मोशन फॉर्म में हो। लेकिन जब आप इसमें कूद जाते हो तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप क्या आते हैं, रेस्ट फॉर्म में। आपका पैर जो है रेस्ट फॉर्म में आता है, लेकिन ऊपर का पार्ट मोशन फॉर्म में आता है, तो आप क्या गिर जाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ट्रेन के डायरेक्शन में कुछ दूरी तक दौड़ते हैं। वेंडर लोग जो होते हैं, मर्ची भजिया चाय बेचने वाले देखेंगे कभी पैसा वैसा लेने के लिए, जब तक ट्रेन चलती नहीं तब तक पैसा लेते हैं, उसके बाद आप फट से कूदते हैं और उसके डायरेक्शन तोड़ के लोग निकल जाते हैं। तो ऐसा इसी कारण होता है। ठीक है, जब चलती बस से उतरने वाला व्यक्ति जमीन पर पैर रखता है, पैर क्या होता है, रेस्ट फॉर्म में जाता है, और अपर पार्ट बॉडी जड़ के कारण गत्य अवस्था में रहते हैं, व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। वैसे लंबी कूद का खिलाड़ी है ना, कूदने से पहले दौड़ते हुए आता है, तो दौड़ने से क्या होता है, उसका पूरा बॉडी रेस्ट फॉर्म में आ जाता है, और गति के जड़ के कारण क्या होता है,
ज़्यादा दूरी तक गति कर पाता है। समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। तो आज हम देखें बल, जड़त्व, है ना, बल के प्रभाव, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के एग्जाम्पल। तो कल हम देखेंगे गति के जो नियम हैं उनको देखेंगे, आवेग देखेंगे, संवेग देखेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रेस्ट करते हैं और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तो आपका एक अपना ही चैनल है, अपना ही वीडियो है, अपनी ही क्लास है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, कौन से टॉपिक समझ नहीं आ रही है, तो उस टॉपिक पर मैं और ज़्यादा डिटेल से समझाऊँगा। कुछ हिंदी इंग्लिश में दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे बता रहे थे, तो मैं क्या करूँ। अब देखिए इसमें क्या फिजिक्स है, मैथ्स में तो इंग्लिश हिंदी कॉमन सब समझ में आता है। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं समझ आते, लेकिन हिंदी वाले तो इंग्लिश समझ सकते हैं। तो ऐसा प्रयास करिए घर में समझ में। लेकिन मैं तो पूरा बोलता हूँ, इसमें हिंदी बोलता हूँ, फिर इंग्लिश में बोलता, लिखवा भी देता हूँ आपको। लेकिन जब तक घर में सब पढ़ के नहीं आएंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, घर में जाकर पढ़ेंगे नहीं, तो आप लोगों का नॉलेज जो है उतना 100% श्योर नहीं हो पाता है ना। क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करता है तब जीरो पर आउट हो जाता है। 10 दिन प्रैक्टिस नहीं करे, 11वें दिन मैदान में आ जाए खेलने के लिए, तो ये पॉसिबल है 100% नहीं, 50% पॉसिबल है कि वो जीरो पर आउट होगा ही। जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जब बाहर खेले जाते हैं तो पिच को पहले अवलोकन करते हैं और खेलते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से भी यही मैं बोलता हूँ कि आप पूरी तरह, टीचर तो समझाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि हमारे स्टूडेंट बात को समझ ले, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज़ है कि उसको समझिए, वर्ड को समझिए, एक एक चीज़ को क्या बोल रहा है, पढ़िए, बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, और नहीं बनता तो आप एक्स्ट्रा डाउट रिमूवल की क्लासेस जो लगती है आके उसमें डाउट को पूछिए। इससे आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं तो अगर अभी आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत लोग साथ बैठे भी हैं, उनसे पूछिए आप। क्योंकि मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को आप लोगों के साथ ही लेके बैठाता हूँ ताकि देखिए उनमें क्या उनको त्रुटि रह गई है जब वो 11वीं 12वीं पढ़ रहे थे। आप 11वीं 12वीं को अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी आप यदि एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ भी आपको पूछने में परेशानी होगी, दिक्कतें हो जाएंगी और शर्म भी आएगा, लेकिन शर्म नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए बैठाता हूँ नीट वाले, IIT वालों को कि आप उनके साथ बैठिए, देखिए, छोटी छोटी चीज़ को समझिए जो जाके आगे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ओके, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको डिटेल्स करेंगे आप। ओके, थैंक्स।